Students, myself Sachin Tiwari, your chemistry teacher. तो हैलाइड चैप्टर जो है जिसको हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन कहते हैं, इसमें हम जो बेसिक चीज़ें हैं कि कौन से इंटरमीडिएट यूज़ होंगे, इसके अलावा रेडिकल्स कैसे फॉर्मेशन होंगे और फिर इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, किस तरह से इसको क्लासीफाइड करेंगे और फिर प्रिपरेशन मेथड्स, ये सब प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसके लिए आप ऊपर लिंक में प्रीवियस वीडियोस को ऑब्जर्व करिए और फिर आगे बढ़िए। आज के इस वीडियो में हम फर्दर जो प्रिपरेशन मेथड्स और हैं उसको पढ़ेंगे। तो जो लास्ट में हमने ख़त्म किया था वो मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ, जिसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ को, उसकी स्टडी की थी और उसमें काफ़ी कुछ एग्जाम्पल, प्रॉपर मैकेनिज्म की स्टडी की थी। अब वही चीज़ जो कि मैंने कहा कि आप हैलोजन एसिड्स को एल्कीन में ऐड कर रहे थे और आपको प्रोडक्ट मिल रहा था हैलाइड, या अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग हैलाइड आपको ऑब्टेन हुए। अब यही एल्कीन की जगह अगर मैं एल्काइन ले लूँ और आपको मार्कोनिकॉफ लॉ मालूम है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये मालूम है कि इंटरमीडिएट इज द कार्बोकैटायन, और जब कार्बोकैटायन बनता है तो आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की तरफ ध्यान देते हैं। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर मैं ये कहूँ कि एल्काइन से हम हैलाइड बनाएं तो क्या बनेगा, तो इसमें लॉजिक सीधा है कि अगर हम एल्कीन लेते हैं और उसमें लेड क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाने के बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से हमको मोनोहैलाइड मिलता था। लेकिन वही काम, यहाँ पे हैलोजन एसिड है, वही काम अगर हम एल्काइन से कराएंगे तो एल्काइन में HCl ऐड कराने पर स्वाभाविक है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये 2 बार ऐड हुआ, 2 टाइम्स। तो वही रूल जो आपने एक बार स्टेप फॉलो किया है, कार्बोकैटायन बनाया और फिर उसमें ले जाके नेगेटिव पार्ट को अटैच किया था, वही काम अब आपको 2 बार करना होगा। तो स्वाभाविक बात है यहाँ पर हमेशा आपको डायहैलाइड मिलेगा, और डायहैलाइड भी कौन सी कैटेगरी का, जेम डायहैलाइड मिलेगा, यानी दोनों हैलोजन एक ही कार्बन एटम से अटैच्ड होंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास प्रोपाइन है, अब प्रोपाइन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराना है, तो अगर आपको विद द मैकेनिज्म चले तो यहाँ तो बहुत बड़ा रोल नहीं है क्योंकि यहाँ कोई शिफ्टिंग तो होगी नहीं। तो अगर अपन मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से चले और नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट उस कार्बन एटम से जाएगा जो मोस्ट स्टेबल हो, कार्बोकैटायन बनाए या विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये इसके साथ अटैच करोगे आप तो स्वाभाविक बात है आपको मिलेगा CH3 CCl डबल बॉन्ड CH2। अब ये अनसैचुरेटेड है अभी भी, तो एक स्टेप और बढ़ाओगे तो आप एक कंसेप्ट डेवलप कर सकते हो कि when any alkyne react with the halogen acids or any component which have plus and minus charges, then after addition of the first molecule, the second molecule attached at the same positions. पहला मॉलिक्यूल जिस मैकेनिज्म और रूल के अकॉर्डिंग आपने ऐड किया है, दूसरा मॉलिक्यूल उसी मैकेनिज्म और रूल के हिसाब से पहले जहाँ जहाँ पे जोड़ा है वहीं दूसरे भी ले जाके अटैच कर देना है। तो स्वाभाविक बात है यहाँ पर भी वही रूल लगेगा और ये इस पे आके जुड़ेगा, यहाँ आएगा तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट CH3 CCl Cl CH3, यानी 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन आंसर होगा। अब इसी में हम बहुत वैरायटी भी कर सकते हैं, बहुत सारी मैकेनिज्म ला सकते हैं और एंटर कर सकते हैं जो कि आगे रिएक्शंस में इन्वॉल्व होंगे, हम उसके बारे में देखेंगे। तो ये इस दिमाग में बैठाइए आप कि ज़्यादातर क्वेश्चन तो एल्कीन के ही आएंगे। अगर एल्काइन का आता है तो एल्काइन की हैलोजन एसिड से एडिशन कराने पे मैकेनिज्म वही होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होगा, और मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करने के बाद हमको फर्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा जो कि अनसैचुरेटेड होगा, ट्रिपल बॉन्ड से वो डबल बॉन्ड पे आएगा, फिर उसमें फिर एक मॉलिक्यूल ऐड करोगे, पहले कंडीशन पे आपने जहाँ नेगेटिव पॉजिटिव ऐड किया है वही नेगेटिव पॉजिटिव फिर ऐड करोगे, तो अल्टीमेटली दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे अटैच्ड होंगे। इसका मतलब है कि आपको प्रोडक्ट के रूप में कुछ भी हो जाए जेम डाइहैलाइड ही मिलेगा। क्लियर? तो ये एक जनरल प्रिपरेशन मेथड में मानी जाती है कि आप एल्काइन से कैसे
प्रोडक्ट बनाओगे। क्लियर? अब एल्काइन के बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि आप हैलाइड से हैलाइड बनाइए, हैलाइड से हैलाइड बनाइए। तब हैलाइड से हैलाइड बनाने के लिए कौन से तरीके आपके कोर्स में हैं? तो वहाँ पर जब आप हैलाइड से हैलाइड कन्वर्जन करोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आपको ये क्लियर हो गई कि हैलाइड्स आर द न्यूक्लियोफाइल, यानी एक न्यूक्लियोफाइल को हटा के दूसरे न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर रहा है। यानी अगर मैं कहूँ कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम एनी अदर हैलाइड, तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म होगी वो हैलाइड एक्सचेंज होगी। हैलाइड एक्सचेंज, ये जो शब्द आपको सुनाई देता है हैलाइड एक्सचेंज, ये ज़्यादा रिएक्शन इसके एग्जाम्पल अपने सिलेबस में नहीं है। बेसिकली दो रिएक्शन ज़्यादा यूजफुल है। एक तो आपने सुन रखा है जो मैंने बताया था आपको, स्वार्ट रिएक्शन। ये स्वार्ट रिएक्शन आपने पढ़ा था, जो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं हो पाता एल्केन का, तो अपन इनडायरेक्ट फ्लोरिनेशन करा के एल्केन से एल्किल फ्लोराइड बनाते हैं। तो एल्किल फ्लोराइड प्रिपरेशन की जो इनडायरेक्ट मेथड थी उसी को हम स्वार्ट रिएक्शन कहते थे। दूसरी इसमें एक नेम रिएक्शन आपके कोर्स में रखी है, वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन इज ओनली फॉर एल्किल आयोडाइड। ये केवल एल्किल आयोडाइड के प्रिपरेशन के लिए यूज होती है और दूसरे कोई भी हैलाइड इससे नहीं बनते। तो तय बात है, अब एल्किल आयोडाइड बनेगा तो उसके लिए क्या कंसेप्ट होगा, कैसे यूज होगी, तो वो देखते हैं। तो प्रिपरेशन हैलाइड से हैलाइड में अगर कन्वर्जन करें तो हमारे सिलेबस में जो रिएक्शन रखी हुई है उसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। इज अ नेम रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें करते क्या है, एनी एल्किल हैलाइड, शब्दों पे ध्यान दीजिए, एनी एल्किल हैलाइड, यहाँ पर एक्स एल्किल हैलाइड में एक्स का मतलब फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड नहीं है, कि रिएक्शन हम कराते हैं किससे, एक आयोडीन रिएक्टेंट से। और आयोडीन रिएक्टेंट से रिएक्शन करा देने के बाद हैलाइड का एक्सचेंज हो जाएगा और हैलाइड का एक्सचेंज होने के बाद आपको एक स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। कि अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि आपने रिएक्शन करा दी हैलाइड HI की, तो फिर स्वाभाविक बात है आप एक हैलाइड से दूसरे हैलाइड को बहुत ईजिली बना सकते हैं कि एक हैलोजन हटेगा और दूसरा हैलोजन अटैच हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि हम क्या करें, ये डायरेक्ट रिएक्शन कराएं, तो बोले ऐसे में बड़े कंफ्यूजन है, तो आपको इसका स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या रहेगा किसकी प्रेजेंस में। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन इज द व्हेन एनी एल्किल हैलाइड एक्सेप्ट एल्किल आयोडाइड react with the iodide of the metals of S block like sodium iodide, potassium iodide in presence of acetone. Acetone neutral medium का काम करेगा in presence of acetone. Then by nucleophilic substitution or the halide exchange mechanism, only alkyl iodide is formed as the product. क्या समझे आप कि फिंकलस्टीन रिएक्शन कहती है कि व्हेन एनी एल्किल हैलाइड एक्सेप्ट एल्किल आयोडाइड, क्योंकि ये प्रिपरेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड की मेथड है तो आपको समझना पड़ेगा एल्किल आयोडाइड ही रिएक्टेंट तो होगा नहीं। एनी एल्किल हैलाइड वेयर हैलोजन्स आर द फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्ट विद द iodide of the metal of S block like sodium iodide, potassium iodide in presence of CCl4, then by nucleophilic substitution mechanism which is typically known as halide exchange, the alkyl iodide is formed as the product. Here the medium is acetone or CCl4 which are the neutral medium. तो आप यहाँ पर बोलोगे कि हम सोडियम आयोडाइड यूज कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है ये माइनस है, ये माइनस है, बोथ आर द न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों न्यूक्लियोफाइल है, इनका आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, इससे आपको Ri प्लस NaX मिलेगा, वेयर X इज इधर फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड इज आर योर चॉइस। अब यहाँ पे आप R एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल जो रखना हो वो रखो और उसमें आप बस आयोडीन का एक्सचेंज करा के स्टेबल प्रोडक्ट बना सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट नहीं है,
आप कोशिश करो कि इसको सीखने की, कि हैलाइड एक्सचेंज हमारे सिलेबस में फिंकलस्टीन रिएक्शन भी है और उस फिंकलस्टीन रिएक्शन को ही हम डिटेल पढ़ते हैं। ओके, अब एल्किल हैलाइड बनाने की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड दी हुई है आपके कोर्स में और उसको कहते हैं हल्स्टीकर, या आप ये भी कह सकते हो बोरोडीन हुल्स्टीकर रिएक्शन। ये हुल्स्टीकर रिएक्शन क्या है? हुल्स्टीकर रिएक्शन में क्या यूज होता है, क्या कंडीशन है, कैसे रिएक्टेंट होते हैं, तो आपको थोड़ा सा अब इसमें ध्यान देना पड़ेगा। कि पहली बात कि जैसे मैंने कहा फिंकलस्टीन रिएक्शन इज ओनली फॉर आयोडाइड, उसी तरह से हल्स्टीकर रिएक्शन इज ओनली फॉर ब्रोमाइड। ये केवल और केवल ब्रोमाइड के लिए होती है। इस रिएक्शन से आप केवल ब्रोमाइड बनाओगे। अब वो ब्रोमाइड कोई भी हो सकता है, एल्किल ब्रोमाइड, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्ट्रेट चैन, ब्रांच, एरोमेटिक, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो अब इसका स्टेटमेंट दिमाग में आपको रखना पड़ेगा कि ये क्या होता है। तो आप बोलोगे व्हेन एनी silver salt of carboxylic acid, when any silver salt of carboxylic acid react with bromine Br2, react with bromine in presence of neutral medium like CCl4, in presence of neutral medium like CCl4, then by, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात होगी, जो न्यूट्रल मीडियम है CCl4, उसके कारण जो इसमें इंटरमीडिएट बनता है वो फ्री रेडिकल होता है। तो यहाँ पर होगा बाय देन बाय फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, बाय फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन एल्किल और एरिल एज यू यूज एज रिएक्टेंट, एल्किल और एरिल ब्रोमाइड फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट आफ्टर रिलीज ऑफ अ CO2 मॉलिक्यूल। अब ये एक नया शब्द आ गया कि CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलिमिनेशन कैटेगरी होती है। इलिमिनेशन में जो डिहाइड्रेशन शब्द आएगा तो मतलब पानी निकला, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन आएगा तो पानी और हेलोजन दोनों निकलेगा, और डीकार्बोक्सिलेशन आएगा तो CO2 गैस निकलेगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन निकलेगी CO2 गैस। तो इससे होता क्या है कि जब CO2 गैस निकलती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनके, तो कार्बन की चेन में से कार्बन की संख्या कम हो जाती है। इसलिए ऐसी रिएक्शन का यूज कार्बन चेन को छोटा करने के लिए किया जाता है, यानी कार्बन चेन को डिसेंडिंग करने के लिए किया जाता है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हल्स्टीकर रिएक्शन का जो पर्पस है वो क्या है, तो फॉर डिसेंडिंग ऑफ कार्बन चेन को छोटा करने के लिए, कि कोई मेरे पास बड़ा रिएक्टेंट है और कन्वर्जन में मैं उससे छोटा कार्बन चेन का प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, तो मेरे पास एक तरीका होगा कि मैं उसमें डीकार्बोक्सिलेशन करा दूँ। तो आप सेंटेंस को एक बार समझ पाए क्या, कि व्हेन एनी सिल्वर साल्ट ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद ब्रोमीन Br2 in presence of CCl4 neutral medium, then by free radical substitution mechanism and decarboxylation reaction, alkyl or aryl bromide is formed as the product. Since in the reaction CO2 gas is released as a product, therefore the number of carbon atoms decreases in the major product as the reaction is used for descending of carbon chain. ये इसका कंसेप्ट होगा। तो मैंने कहा कि सिल्वर साल्ट ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, लाइक मेरे पास है सिल्वर साल्ट ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड में RCOOAG, इसमें मैं ब्रोमीन की रिएक्शन करा रहा हूँ। तो ब्रोमीन को मैं ब्रेक करके ऐसे लिख रहा हूँ, अभी मैं मैकेनिज्म अलग से लिखूंगा, इन प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल मीडियम CCl4। तो रीअरेंजमेंट आप बिना मैकेनिज्म के अगर करोगे तो आप बोलोगे ये AgBr निकल गया, ये CO2 निकल गया। ये मैकेनिज्म के बिना है, ये शॉर्ट में आंसर लाने का तरीका है। अब बचा R और Br, तो आप बोलोगे कि RBr CO2 गैस निकल गई और साथ में AgBr निकल गया। ये तो हो गया इसको डायरेक्ट आंसर लिखने का तरीका। लेकिन अगर इसकी मैकेनिज्म लिखी जाए तो फिर कैसी होगी, वो अब थोड़ा सा ध्यान दें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन है,
CCl4 न्यूट्रल मीडियम, ब्रोमीन को ऑर्डर देगा। ब्रोमीन को जब CCl4 न्यूट्रल मीडियम ऑर्डर देगा तो ब्रोमीन का हो जाएगा क्या, होमोलिसिस। होमोलिसिस होने पे ब्रोमीन फ्री रेडिकल तैयार हो जाएगा। अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल आपको मिल गया। अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा रिएक्टेंट के ऊपर। रिएक्टेंट कौन है, RCOOAg के पास ब्रोमीन फ्री रेडिकल जाएगा और इसका भी होमोलिसिस करा देगा। जब ये होमोलिसिस हो जाएगा तो RCO डॉट और AgBr निकलेगा। ये RCO डॉट एसिल फ्री रेडिकल है और ये अनस्टेबल है, नॉन एग्जिस्टिंग है। तो ये एसिल फ्री रेडिकल स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से CO2 गैस को निकालने की कोशिश करेगा और RCO डॉट फ्री रेडिकल फॉर्म में CO2 गैस को निकालेगा, फिर R डॉट बच जाएगा फ्री रेडिकल और CO2 गैस निकल गई। CO2 गैस निकल गई यानी अब आपने क्लियरली ये कह दिया कि भाई ये डी कार्बोक्सिलेशन हो चुका है। अब ये R डॉट जो बचेगा वो Br डॉट के पास अटैच होने की कोशिश करेगा और फाइनली आपको RBr प्रोडक्ट मिल जाएगा। बोले यार ये है इसकी मैकेनिज्म कि भाई जब भी हम बोरोडी-हुंस-डी का रिएक्शन प्रोसीड कराएंगे तो रिएक्शन को प्रोसीड कराते वक्त आपको ये ध्यान देना होगा कि रिएक्शन हुई तो उसमें फ्री रेडिकल फॉर्मेशन कैसे होगा, मैकेनिज्म बहुत जरूरी है। तो रिएक्शन के को आप पहले स्टेटमेंट दिमाग में रखोगे, स्टेटमेंट दिमाग में रखने के बाद आप उसके को जनरल तरीके से प्रोसीड कराओ। जब जनरल तरीके से हो जाए फिर उसको आप मैकेनिज्म फॉलो करो कि हाँ इस रिएक्शन को इस मैकेनिज्म के हिसाब से फॉलो करते हैं। तो इन रिएक्शंस को आप लिखें, खूब बार लिखें। आपको लिखते बनना चाहिए और बोलते बनना चाहिए। सिर्फ बोलते रहने से लिखने बनने लगेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, इसलिए लिखने की खूब प्रैक्टिस करनी होगी आपको, तो उससे आपको याद भी होता है और ये बार बार फ्रिक्वेंटली यूज़ करने पे ही याद होता है। अब यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन हो और कॉम्पिटिटिव वे में अगर क्वेश्चन करने को आ गया कि भाई मेरे पास ऑक्सैलिक एसिड है लेट, और ऑक्सैलिक एसिड है तो इसका सिल्वर साइड, तो मैं इसमें सिल्वर हाइड्रोक्साइड अगर मिला दूं, सिल्वर हाइड्रोक्साइड मिला दूं तो मेरे पास सिल्वर साइड जाएगा, सिल्वर ऑक्सिलेट मिल जाएगा। अब क्या मैं बोलूं कि भाई ऐसा है कि ऑक्सैलिक एसिड से क्या आप कोई बना सकते हो प्रोडक्ट, तो आप बोलोगे कि अगर मेरे पास सिल्वर ऑक्सिलेट रिएक्टेंट है और मैं ब्रोमीन की रिएक्शन कराना चाहता हूँ, अब ये दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसलिए आप दो ब्रोमीन ले लोगे, बोलोगे ये तो होगा ही, AgBr निकलेगा ही निकलेगा, CO2 गैस निकलेगी निकलेगी, दो कार्बोक्सिलिक है तो दो CO2 निकलेगी, यानी इससे कोई भी एल्किल या एरिल हैलाइड तो नहीं मिलेगा। अगर यहीं पर मैं कहूं कि ऐसा करते हैं कि मैं सक्सिनिक एसिड ले लेता हूं, डाई कार्बोक्सिलिक में सक्सिनिक एसिड यूज कर दिया, ब्यूट 1,4-डायोइक एसिड। सक्सिनिक एसिड तो जब आपका हाथ चलने लगता है तो ये बहुत सरल होता है। अब आप बोलोगे कि सक्सिनिक एसिड का सिल्वर साल्ट जो होगा वो सिल्वर हाइड्रोक्साइड का यूज कर लूंगा तो मेरे को मिलेगा CH2COOAg, CH2COOAg, सिल्वर सक्सीनेट। अब ये सिल्वर सक्सीनेट से क्या मिलेगा, तो आप फिर वही बात बोलोगे कि इसमें मैं अगर ब्रोमीन के रिएक्शन करा दूं, क्योंकि दो कार्बोक्सिलिक है इसलिए दो ब्रोमीन आप मिलाओगे, तो ब्रोमीन की अगर रिएक्शन करा दो तो आप बोलोगे AgBr निकलेगा, CO2 निकलेगा, बचेगा CH2CH2, तो CH2CH2 दोनों में ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, AgBr के दो मॉलिक्यूल निकलेंगे और दो मॉलिक्यूल CO2 गैस के निकलेंगे, यानी आप बोलोगे कि 1,2-डाइब्रोमो इथेन प्रोडक्ट मिल गया। या कैसा भी क्वेश्चन आए, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है कि ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव वे में आपको दे दिया, बोले यार कि मेरे पास ये रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट मिलेगा। जो पढ़ा लिखा स्टूडेंट है बोलेगा ये गया ब्रोमीन के साथ, ये CO2, ये C है, CO2 उड़ गया और एक ब्रोमीन जो बच गया उसको लाके यहाँ पे जोड़ दिया, दैट्स इट। यानी प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए, कितना भी कठिन क्वेश्चन हो तो वो प्रैक्टिस में आए। आपको क्वेश्चन दे दिया कि भाई इस तरह से कि डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, इस तरह से कर दिया, बोले आप क्या होगा, बोले क्या होगा, यहाँ सिल्वर है
क्या होगा, बोले AgBr निकलेगा, ये CO2 निकलेगा और इस जगह पे लाके मैं एक नए ब्रोमीन को जोड़ दूंगा। ऐसा करने पे मुझे प्रोडक्ट जो है वो इस तरह का मिल जाएगा। ये अब बाकी IUPAC नाम तो आप बहुत इजी वे में लिख सकते हो। यार बोरोडिनो स्टिकर में आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं है, बस आप दिमाग लगाओ कि कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उसका CO2 उड़ा दो और CO2 उड़ाने के बाद आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। यानी आप एक सीधा ट्रिक डेवलप कर सकते हो कि कॉम्पिटेटिव वे में अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और ब्रोमीन CCl4 लिखा हुआ है, बस आप इतना कर दो ये और यहाँ पे सिल्वर साल्ट अगर है तो Ag, इनको सब हटा और जो बच गया उसके साथ ब्रोमीन को जोड़ दो। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए सीधा साधा तरीका है। कितना भी कठिन क्वेश्चन आए आप इसी तरह से करो। अगर आपको कोई बोल दे कि यार सिल्वर बेंजोएट है मेरे पास, क्या मिलेगा, आप बोलोगे सिल्वर बेंजोएट है तो ये AgBr निकल गया, ये CO2 निकल गया और यहाँ पे लाके मैं ब्रोमीन जोड़ दूंगा तो आंसर इज ब्रोमोबेंजीन। कितना भी कठिन आप चाहो बना लो, ग्रुप तो कठिन नहीं कर सकते, कार्बन की चेन ही बड़ी छोटी कर सकते हो आप, रिंग बड़ा सा छोटा कर सकते हो, मल्टी रिंग्स कर सकते हो, लेकिन COOAG तो रहेगा ही रहेगा। उसको तो आप अपने मन से या कोई एग्जामिनर अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। तो वो एटलीस्ट आपको दिख गया तो आप समझ जाओ कि मैं डीकार्बोक्सिलेशन कर दूंगा और डीकार्बोक्सिलेशन के बाद CO2 निकालूंगा, AgBr निकालूंगा और सीधा मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, बहुत सरल है कि ब्रोंस-डेकर रिएक्शन जब भी आएगी हमारा सीधा एक कंसेप्ट होगा कि व्हेन एनी सिल्वर साल्ट ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 देन बाय free radical substitution mechanism and decarboxylation reaction, the alkyl or aryl bromide is formed as the product which contain one carbon atom less than the reactant. That is why this reaction is used for descending of carbon chain. Descending of carbon chain करने के लिए हमारे सिलेबस में मुश्किल से 4 रिएक्शन है। एक ऑलरेडी आपने 11th में सुना है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन एल्केन का प्रिपरेशन मेथड, एक ये सुन लिया। आगे चल के और भी रिएक्शन आएंगी, जैसे हाफमैन ब्रोमामाइड वगैरह वगैरह। इन सब में आपको 4 ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो कार्बन चेन को छोटा करने के पर्पज से यूज होते हैं। जब भी हंस-डेकर रिएक्शन आएगा आप समझ जाओगे कि ब्रोमीन दिया है तो मेरे पास जो सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड है उसमें से मैं सबसे पहले Ag को अलग कर दूंगा विद ब्रोमीन, फिर CO2 को अलग कर दूंगा, उड़ गया, जो बच गया उसमें एक ब्रोमीन लाके जोड़ दूंगा। बाकी राइटिंग पर्पज से मैकेनिज्म आपको खूब अच्छे से लिखते बननी चाहिए, जो मैंने सिखाया है या जो आपको बुक में पसंद आ रहा है उस हिसाब से आप कई बार प्रैक्टिस कर लोगे, आपको ये बहुत सरलता से समझ में आएगा। अब इसके बाद जो अगली कैटेगरी जो आपके सिलेबस में रखी गई है वो होता है एलिलिक हैलोजिनेशन। अब ये एलिलिक हैलोजिनेशन क्या है, तो एलाइलिक या एलिलिक जो बोलो, एलाइलिक हैलोजिनेशन में आपको पहले तो एलाइलिक ग्रुप याद होना चाहिए। तो मैंने बताया था विनाइल और एलाइल 2 ग्रुप होते हैं कि अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड CH रेडिकल बोलूँ तो विनाइल रेडिकल और CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 ऐसे बोल दूँ तो ये एलाइल रेडिकल है। अब मुझे करना क्या है, एलिलिक या एलाइलिक हैलोजिनेशन आपके सिलेबस में जो दिया है वो प्रोसीड कराना है। तो पहला हम कर रहे हैं एलाइलिक क्लोरीनेशन। एलाइलिक क्लोरीनेशन में आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, आपको सीधा ये है कि व्हेन एनी एल्कीन की जगह आपको ध्यान ये देना है कि आपको बनाना क्या है। तो बोले यार एलाइल ग्रुप बनाना है, तो बोले यार एनी की प्रोपीन, बोले प्रोपीन। तो यहाँ पे आपको रिएक्टेंट में सिर्फ प्रोपीन यूज करना है। क्या बोलोगे? प्रोपीन। दूसरा आपको ये मालूम है, सिखाया था कि जो एलाइल रेडिकल बनता है तो डबल बॉन्ड स्टेबल है और ये सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट होने के बाद आपको एलाइल रेडिकल मिलता है। तो आपको बस ये क्लियर हो कि एलाइल रेडिकल क्या है, तो आपको वैलेंसी जहाँ खाली है वहीं पे ले जाके ग्रुप जोड़ना है। तो इसमें सीधा पहला ये होता है कि व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद द प्रोपीन in presence of 773 Kelvin, 773 Kelvin or 500 degree Celsius temperature, then at this higher temperature range, by substitution reaction, allyl chloride is formed as the product.
तो इसमें बहुत सरल है, आप बोलोगे CH2 CH CH3 प्रोपीन रिएक्ट विद क्लोरीन एट 773 केल्विन, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा क्लोरीन और हाइड्रोजन का, और फिर जो रेडिकल फॉर्मेशन बनने के बाद आपको CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl प्लस HCl एक सिंपल सी रिएक्शन मिल जाएगी, जिसको आप बोलोगे कि ये रिएक्शन हुई और इसमें हमको प्रोडक्ट के रूप में एलाइल क्लोराइड। ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है कि अगर मुझे यहाँ पर ब्रोमीन का यूज करना हो तो क्या होगा, तो बोलोगे यार अब यहाँ पे दिक्कत आएगी कि एट दिस टेम्परेचर रेंज ब्रोमीन इज हाईली रिएक्टिव एंड फॉर्म अनस्टेबल प्रोडक्ट। तो डायरेक्ट एलिलिक ब्रोमिनेशन नहीं हो पाता, ये प्रॉब्लम हो गई, इसलिए हमको उसको इनडायरेक्ट प्रोसीड करना होता है। अब इनडायरेक्ट प्रोसीड करने के लिए हमको एक नया रीजेंट का यूज करना पड़ता है, और वो नया रीजेंट ही का स्ट्रक्चर देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फॉर ब्रोमिनेशन आपको ये ध्यान रखना होगा कि फॉर ब्रोमिनेशन NBS is used in the reaction, where NBS is known as N-bromosuccinimide. N-bromosuccinimide is used as reactant for indirect allylic bromination. अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि बच्चे को ये रिएक्टेंट ही नहीं याद हो पाता कि ये इतना N-bromosuccinimide है क्या, इतना बड़ा कैसे याद होगा। तो देखिए बहुत सरल है, कैसे मैं बताता हूँ, सीखने की कोशिश करो कि आपको सक्सीनिक एसिड तो सबसे पहले याद होना चाहिए। बोले यार ये क्या है, बोले सक्सीनिक एसिड यानी ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड, एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है सक्सीनिक एसिड। तो आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये है आपके पास CH2 COOH CH2 COOH, इसको हम कहेंगे सक्सीनिक एसिड। ये क्या है, ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। इस सक्सीनिक एसिड को मैं अमोनिया से रिएक्शन करा दे रहा हूँ। अमोनिया को मैं NH3 को NH2H लिख रहा हूँ, दो मॉलिक्यूल, क्योंकि उनके पास दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। रिएक्शन करा दिया तो आपको मालूम है कि ये वाटर निकलेगा। ये -H2 होने के बाद ये बचा CH2 COONH2 CH2 COONH2। ये जो आपको दिख रहा है ये है सक्सीनामाइड। सक्सीनीमाइड नहीं है, ये सक्सीनामाइड एमाइड। अब इसको मैं थोड़ा सा बेटर रीअरेंजमेंट कर देता हूँ, NH2 को ऐसे लिख दे रहा हूँ, NHH ओपन कर दिया। अब इसको थोड़ा हीट किया जाए तो ये देखो क्या होता है, ये एक अमोनिया उड़ जाता है। एक अमोनिया उड़ने के बाद CH2CO नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो ये दो वैलेंसी इसके साथ और एक इसके साथ जुड़ गया। इसको ऐसे लिख दो आप, दिस वन इज नोन एज सक्सीनीमाइड। ये है सक्सीनीमाइड। अब इस सक्सीनीमाइड में अगर मैं ब्रोमीन को ऐड करा दूं रिएक्शन में तो मुझे मिल जाएगा CH2CO NH की जगह NBr, HBr निकल जाएगा, एंड दिस वन इज नोन एज NBS, N-bromosuccinimide। N-bromosuccinimide को अब मैं प्रोपीन से रिएक्शन कराऊंगा तो जो काम डायरेक्ट में प्रॉब्लम था वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस रिएक्टेंट को आप लाइटली नहीं लेना कि आज चलो इसको छोड़ देते हैं, इसका कई जगह यूज है, बहुत अच्छे अच्छे मीडियम कंडीशन में यूज है। तो सक्सीनिक एसिड, सक्सीनामाइड से सक्सीनीमाइड, ये क्या होता है, बार बार पढ़ने और बार बार लिखने से आपको याद हो जाएगा। अब स्वाभाविक बात है, अब वही रिएक्शन जो आप करा रहे थे CH2Br प्रोपीन की रिएक्शन, अब आप सक्सीनिक एसिड के प्रोडक्ट सक्सीनी NBS यानी N-bromosuccinimide से कराओगे तो यहाँ पे बस कुछ नहीं, ब्रोमीन और हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, जिससे आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2Br यानी एलाइल ब्रोमाइड मिल जाएगा, और साथ में जो प्रोडक्ट निकलेगा वो जो आपको अभी अभी सिखाया सक्सीनीमाइड निकल जाएगा। तो आपको बस बोलना यह है कि डायरेक्ट ब्रोमिनेशन
जो है वो नहीं होता, अनस्टेबल नेचर का होता है। इसलिए ब्रोमिनेशन कराना हम जब मुझे एलाइलिक ग्रुप के लिए तो हमेशा इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन कराते हैं। और इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन ऑलवेज टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ NBS, where NBS is known as N-bromosuccinimide, and it is formed by the reaction of succinic acid, butane 1,4-dioic acid with the ammonia gas to form first form succinamide, which on further heating after release of one molecule of ammonia finally change into succinimide. And succinimide when react with bromine at high temperature then it form NBS, N-bromosuccinimide. And this NBS react with the propene indirectly to form allylic bromide. Allyl bromide as a product. So this reaction is known as allylic bromination. तो इसमें कठिन कुछ नहीं है, सिर्फ इतना कि आप रिएक्टेंट या किसी कंपाउंड को देख के कितना घबराते हो। तो ऑर्गेनिक में कठिन कुछ नहीं है, बहुत छोटे से मुश्किल से 4 या 5 पेज के नियम और मैकेनिज्म हैं। प्रॉब्लम ऑर्गेनिक की है कंपाउंड्स नहीं याद है, रिएक्टेंट नहीं याद, प्रोडक्ट नहीं याद है, तो फिर आप मैकेनिज्म और नियम कायदे पढ़ लेने से थोड़ी काम बनेगा। तो कोशिश करना है आपको कि जो कंपाउंड आपके लिए नया है उससे दूर मत भागो, उससे खूब ज़्यादा अट्रैक्ट हो, उसको बार बार लिखो, क्योंकि यहाँ दिमाग में आपको ओरली चीज़ें बनेंगी, लेकिन जब आपका राइटिंग अच्छी होगी तो पूरे सेंस काम करेंगे और आप प्रॉपर लिख भी पाओगे और उसको प्रॉपर बोल भी पाओगे, जैसे मैं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे बहुत साल लग गए, आपको भी कोशिश करना है कि कम समय पे ये काम बने। ओके, तो ऑब्जेक्टिव में तो इतना इशू नहीं है, सब्जेक्टिव में दिक्कत आती है। ओके बच्चों, तो ये है एलाइलिक ब्रोमिनेशन, कोशिश करो इसको सीखने का। अब आगे बढ़ें तो हैलाइड से हमने हैलाइड बना लिया, एल्काइन से एल्कीन से बना लिया। अब हम हैलाइड को बनाते हैं, अगला टॉपिक हैलाइड के बाद आता है अल्कोहल। तो अल्कोहल से हैलाइड बनाते हैं, और अल्कोहल से हैलाइड बनाने में ऐसी कौन सी विशेष जानकारी की जरूरत है वो सीखते हैं। तो पहले तो सिंपल सी रिएक्शन जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में आती है उस पर चर्चा करें, और फिर इसमें कुछ मैकेनिज्म बेस्ड कंसेप्ट की बात करें। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल लेके चलते हैं आपको। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल से हैलाइड जब बनाओगे आप तो क्या प्रिकॉशन रखोगे और क्या कुछ ट्रिक्स हैं आपके पास, उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अल्कोहल से हैलाइड जब बना रहे हैं तो पहला तरीका जो कि मान के चलो आप कम से कम मोर देन 25 टाइम्स आप पूरे सिलेबस में 11 से 12 तक यूज़ करते हो। तो पहला मेथड ले रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल बाय द रिएक्शन ऑफ 4 कंपोनेंट्स या 4 कंपाउंड्स, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड एंड SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ये 4 कंटेंट मैं यूज कराना चाहता हूँ आपको। कौन कौन से? PCl3 को आप PCl3 ऑर्गेनिक में डायरेक्ट लिखते हैं। दूसरा आपको ये मालूम होता है कि इसमें 3 क्लोरीन का अटैचमेंट होता है। दूसरा PCl5, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PCl5 को PCl5 नहीं, अपना रफ वर्क जो होना चाहिए वो इसकी प्रॉपर जो बॉन्डिंग है वो होनी चाहिए कि PCl5 को मैं भले PCl5 बोलूँगा, लेकिन ड्यूरिंग द राइटिंग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में व्हेन द PCl5 यूज्ड एज रिएक्टेंट तो उसको लिखने की मेरी आदत होगी Cl PCl3 Cl, क्योंकि वो हमेशा 3 कंपोनेंट में ब्रेक होता है, 2 क्लोरीन और 1 PCl3। क्लियर? तीसरा कंपोनेंट ले रहा हूं मैं SOCl2, इसको कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड को इसकी जो बॉन्डिंग पैटर्न है वो आप ऐसे ही याद रखोगे, ClSOCl, SO S डबल बॉन्ड बीच में 2 क्लोरीन इधर, थायोनिल क्लोराइड। और फोर्थ वन इज SO2Cl2 नोन एज सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड को आप वही ओरिएंटेशन दोगे और इस तरह से इसकी बॉन्डिंग पैटर्न होगी, यानी ClSO2Cl, ये लिखने की आपको आदत डालनी पड़ेगी।
जब आप ये मंत्र सीख जाओगे, फिर कितनी भी कठिन रिएक्शन आएगी, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड डेरिवेटिव्स, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, यहाँ पर इनकी बड़ी बड़ी रिएक्शन होती है। अब बच्चा क्या करता है, उसको ये नहीं मालूम है कि कैसे बनेगा, तो ऑर्गेनिक में तो मैंने एक सीधा रूल बना के रख चला है भाई कि ऑर्गेनिक का मतलब बनाने से ज़्यादा होता है तोड़ना। द स्टूडेंट हु कैन ब्रेक कैन फॉर्म एनीथिंग। जो तोड़ सकता है कंपाउंड को वो कुछ भी बना सकता है, लेकिन आप ब्रेक नहीं करोगे तो रट्टा मारने से तो कितने बना पाएगा। तो पहली बात तो ये क्लियर हुई। अब अल्कोहल से हमको इन चारों की रिएक्शन करानी है, तो आप ध्यान दो कि अगर मेरे पास कोई अल्कोहल ROH है पहली कंडीशन, और PCl3 की रिएक्शन दे दी जाए, तो आपको दिखा है कि PCl3 ब्रेक नहीं हो रहा है, वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी दिखा रहा है। तो मेरे को Cl को तो हटाना पड़ेगा, तभी तो Cl जाके जुड़ेगा। कितने Cl हटाने होंगे PCl3 में? 3 Cl हटाने होंगे। तो जब मैं PCl3 लूंगा तो हमेशा 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल ले लूंगा और सीधा ये रीअरेंजमेंट बेस्ड रिएक्शन, तीनों OH सब्सटीट्यूट कर दूंगा तीनों Cl के साथ, तो मुझे RCl मिल जाएगा और साथ में POH होल थ्राइस मिल जाएगा, जिसको मैं H3PO3 लिखूंगा, यानी फास्फोरस एसिड। तो PCl3 की रिएक्शन अल्कोहल में हो, एल्डिहाइड में हो, कार्बोक्सिलिक एसिड में हो, आपको दिमाग में रखना है कि when PCl3 is used as reactant, it so complete substitution of all the 3 group of 3 chlorine atom to form trihalide as the product with phosphorus acid H3PO3। लेकिन अगर यही PCl5 हो बच्चों, तो ROH ऐसे लिखना है और PCl5 की अगर रिएक्शन करा रहे हो आप, तो ये मंत्र आपको रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि PCl5 को ब्रेक कैसे करते हैं, तो आप ROH इसमें जो बॉन्ड पैटर्न है उस बॉन्ड पैटर्न को ब्रेक कर दो। जब ब्रेक कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या? RCl, साथ में POCl3 और साथ में HCl। POCl3 इज नोन एज फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या फास्फोरिल क्लोराइड, और यहाँ पे आपको RCl एक प्रोडक्ट मिला स्टेबल। अगर यही रिएक्शन मैं थायोनिल क्लोराइड के साथ कराऊं बच्चों, तो आप क्या करोगे? आप उसी तरह से ब्रेक कर दोगे Cl, SO, Cl, अब आपको मिलेगा RCl, SO2 और HCl। दिख रहा है? उसी तरह से ब्रेक किया। इस रिएक्शन को अब एक विशेषता है, ये आपके दिमाग में पिंच करना चाहिए कि when any alcohol react with the thionyl chloride, then with the formation of alkyl chloride, SO2 gas and HCl gas formed as the product। यानी इस पर्टिकुलर रिएक्शन में SO2 गैसियस बाई प्रोडक्ट होता है और HCl भी गैसियस बाई प्रोडक्ट होता है, और दोनों रिएक्शन में उड़ जाते हैं, इलिमिनेट हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होता है? प्योर होता है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम एक नेम रिएक्शन से जानते हैं और इसको हम कहते हैं डार्जन प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस। When alcohol react with the thionyl chloride to form alkyl chloride with the release of SO2 gas and HCl, then the process is known as Darjan process and is used for preparation of ultra pure alkyl chloride as the product। ओके, ये आपके दिमाग में नोट लग जाना चाहिए। यहीं पे अगर मैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड हूँ बच्चों, तो आप कॉपी पेस्ट अब तो बोलोगे तो बन जाएगा SO2Cl2 है, तो इसको मैं Cl SO2 Cl ऐसे ब्रेक करूंगा, तो ये RCl SO3 गैस उड़ जाएगी, लेकिन HCl इसमें एलिमिनेट नहीं होता। ये डार्जन प्रोसेस नहीं है। तो ये 4 रिएक्शन बहुत सरल होती है। अब यहाँ पे आप R का कोई रोल ही नहीं है, R कुछ भी ले लो, एथाइल, मेथाइल, ब्यूटाइल, ब्रांच, स्ट्रेट चेन, साइक्लो, बाईसाइक्लो, एरोमेटिक में बेंजिल ग्रुप ले लो, है ना, साइड एरीन कार्बन चेन के साथ ले लो, मल्टीपल ब्रांच ले लो, कुछ भी ले लो, जहाँ पे OH पे ध्यान देना है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन सबसे इजी होती है, कार्बन चेन की रिएक्शन सबसे डिफिकल्ट होती है। तो जहाँ OH मिलता है वहाँ पे हम कटिंग करेंगे, ब्रेक करेंगे। PCl5 में Cl, PCl3Cl, थायोनिल क्लोराइड में Cl, SO, Cl, और सल्फ्यूरिल क्लोराइड में
Cl SO2 Cl। इतना आप कर पाओगे। जब इतना कर पाओगे तो यहाँ पे R की जगह पे आपको जो इच्छा हो वो रखो, छोटा बड़ा जो पसंद आए उस तरह का कंपोनेंट रखो और फिर आप उसकी रिएक्शन को प्रोसीड करो। बहुत सरल आंसर आएंगे। तो इसमें 1000 एग्जाम्पल कराए चाहे 10 एग्जाम्पल कराए और चाहे आप डायरेक्ट ये सीखो, आंसर बहुत सरल है। कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन आए आप कर सकते हो। कि जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक क्वेश्चन आपको दे दूँ, बोलूँ कि बेटा एक रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन कुछ इस तरह की है, यहाँ पे लिख दूँ SOCl2 डाला हुआ है, बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा। एक तो जोड़ा जाएगा, एक बंदा बोलेगा कुछ नहीं यार ये अल्कोहल दिया है SOCl2 दिया है, ये कटिंग करेगा Cl SO Cl और बोलेगा आंसर इज जहाँ OH था वहाँ Cl। यानी धीरे धीरे उसके दिमाग में बात बैठ जाएगी कि इन रिएक्शन में हमेशा OH ग्रुप सब्सटीट्यूट के हट जाता है और क्लोरीन ग्रुप आकर उसकी जगह पे जुड़ जाता है। तो कितनी भी कठिन रिएक्शन होगी OH को तो OH ही लिखेंगे, उसको तो कुछ नए डिजाइन से लिखेंगे नहीं। इसलिए आपको कार्बन की पूंछ और कार्बन चेन के पीछे नहीं पड़ना है। जब फंक्शनल ग्रुप की कोई रिएक्शन होती है तो हमेशा और हमेशा दिमाग बहुत ट्रिकी होना चाहिए कि ये ग्रुप है यहाँ पे हटाओ दूसरे को लाके जोड़ दो। ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। कार्बन चेन में जब आता है ना तो वहाँ पे मैकेनिज्म, शिफ्टिंग, स्टेबल अनस्टेबल, कार्बोकैटायन, ये सबको ध्यान देना पड़ता है। तो वहाँ पे जरूर कॉम्प्लिकेशन होता है। क्लियर? तो ये मेथड होती है। अल्कोहल से हैलाइड में पहुँचने की एक और मेथड आपको रिकमेंडेड है और वो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, यहाँ भी है फिर अल्कोहल में भी है। वो मेथड ये है कि जब आप एक अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हो तो बोले यार अल्कोहल 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कोई भी अल्कोहल हो सकता है। तो इस केस में इन रिएक्शंस में कोई इशू ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे OH है। तो OH है तो सीधा हमको रीअरेंजमेंट करके प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन कुछ रिएक्शन होती हैं जहाँ पे मैकेनिज्म फॉलो होती है और बॉन्ड का जो होता है वो डिकम्पोजिशन होने के बाद कुछ इंटरमीडिएट बनते हैं, वहाँ पे दिक्कत आती है। कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ कंसनट्रेटेड HCl दे दिया जाए अगर, तो आप कैसे करोगे? बोले तो सब सरल है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रीजेंट का नाम आ जाता है बच्चों, वो कहलाता है लुकास रीजेंट। लुकास रीजेंट होता है कंसनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। Concentrated HCl is used as reactant while the anhydrous zinc chloride used in the reaction is as medium which is used particularly to break the CO bond of the alcohol। अल्कोहल में जो CO बॉन्ड है, ये OH अल्कोहल है, कार्बन की चेन है, तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम यूज करते हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को। अब आपको ध्यान देना होगा कि अगर ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इज नोन एज लुकास reagent where HCl is used as reactant but anhydrous zinc chloride is used for dissociation of CO bond of the alcohol। अब मैं अगर बोलूं कि ये CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको मिलेगा क्या? कार्बोकैटायन। यानी अब दिक्कत आ गई, बोले यार क्योंकि पूरा का पूरा CO बॉन्ड ब्रेक होकर हट गया तो आपको कार्बोकैटायन मिल जाएगा। अब जब कार्बोकैटायन मिल जाएगा तब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाएगी कि भाई अब कार्बोकैटायन मिला तो कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या है? बोले 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल है, फिर 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है वो मोस्ट स्टेबल है। क्लियर है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है। ये दिमाग में जब आप रखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 डिग्री अल्कोहल जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाता है, कि अगर मैं कहूँ कि RRR 3 डिग्री अल्कोहल है जो कि बॉन्ड ब्रेक होने के बाद 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाता है। ये कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है, तो क्या ये अल्कोहल भी मोस्ट स्टेबल है? बोले ना, मोस्ट रिएक्टेंट, मोस्ट
रिएक्टिव कंपोनेंट फॉर्म मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट, ये कंसेप्ट होता है। मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट ऑलवेज फॉर्म बाय द मोस्ट रिएक्टिव कंपोनेंट। क्लियर? यानी ये रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है तो CO बॉन्ड फिजन में अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है उस रिएक्टिविटी ऑर्डर पे बेस्ड होता है। और वो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको क्लियर है कि भाई जो 3 डिग्री है वो मोस्ट रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री इतना ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है। 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री जो है लीस्ट रिएक्टिव होगा। तब मैं ये कहानी को ऐसे बोलूँगा कि जो पहले से ही मोस्ट रिएक्टिव है बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल, उसमें आप काहे को एनाइड्रस जिंक क्लोराइड का खर्चा करोगे? आप एनाइड्रस जिंक क्लोराइड मत डालो उसमें। बोले चलो नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत रिएक्टिव है और स्टेबल कार्बोकैटायन तो बनाएगा ही बनाएगा। तो क्या करें? बोले यार 1 डिग्री और 2 डिग्री जो है ये लेस रिएक्टिव है और ये स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बना पाते जल्दी। तो क्या करें? बोले यार इसमें CO बॉन्ड बहुत अच्छे से ब्रेक नहीं होता, ये जल्दी ब्रेक नहीं होता, तो चलो एनाइड्रस जिंक क्लोराइड डालो। डाल दिया, बॉन्ड ब्रेक हो गया। यानी इस कहानी में आपको ये कंक्लूजन निकला कि व्हेन Lucas reagent concentrated HCl and anhydrous zinc chloride react with the alcohol 1 degree, 2 degree, 3 degree, then the reaction is based on the concept of reactivity order of alcohol for CO bond fission, in where the 3 degree alcohol is most reactive because it forms most stable carbocation, and 2 degree less and 1 degree is least reactive. Therefore, in the reaction, anhydrous zinc chloride is used only in 1 degree and 2 degree alcohol, while in 3 degree alcohol reaction there is no need of adding of anhydrous zinc chloride. ये कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया। अब यहाँ ध्यान दो कि जब किसी अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट की रिएक्शन करा के मैं हैलाइड यानी क्लोराइड बनाता हूँ तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? ग्रुप्स प्रोसेस। तो क्या ग्रुप प्रोसेस 1 डिग्री अल्कोहल देगा? बोले हाँ देगा। क्यों? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, इसलिए इसमें मेरे को CO बॉन्ड तोड़ने के लिए ZnCl2 मिलाना ही पड़ेगा। 2 डिग्री देगा? बोले हाँ ये भी देगा, क्योंकि यहाँ भी मेरे को एनाइड्रस जिंक क्लोराइड मिलाना पड़ेगा। 3 डिग्री अल्कोहल में मुझे एनाइड्रस जिंक क्लोराइड मिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी मोस्ट रिएक्टिव है और इसलिए वो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाता है। इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल ग्रुप प्रोसेस शो नहीं करता। ये इसकी विशेषता है। ग्रुप प्रोसेस ऑब्जर्व ओनली विद द 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल with HCl and presence of anhydrous zinc chloride to form 1 degree and 2 degree chloride, while the 3 degree alcohol, which is most reactive for CO bond fission and form most stable carbocation, therefore there is no need or no requirement of adding of anhydrous zinc chloride in the reaction of 3 degree alcohol. That is why the 3 degree alcohol show the reaction with the HCl, concentrated HCl, but there is no need of adding of anhydrous zinc chloride in the reaction. Clear? अब ये कंसेप्ट आपको बैठ गया तो इसमें फिर रिएक्शन कैसे कराना है वो बहुत सरल होता है। क्लियर है बात? अब इसमें तो मैंने ये कहा कि एनी 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट विद concentrated HCl in presence of anhydrous ZnCl2 to form 1 degree alkyl chloride। बोले ये ग्रुप प्रोसेस है। 2 डिग्री अल्कोहल सेम कंडीशन पे फॉर्म 2 डिग्री अल्किल हैलाइड, ये दोनों ग्रुप प्रोसेस है। ये दोनों ग्रुप प्रोसेस इसलिए देते हैं क्योंकि क्लियर हो गई बात, क्योंकि 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल आर वेरी लेस रिएक्टिव फॉर CO बॉन्ड फिजन ऑफ द अल्कोहल। तो यहाँ पे मुझे ZnCl2 मिलाना पड़ता है। लेकिन अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल लूँ और सब केसेस मिलाऊँ तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे और 3 डिग्री अल्किल हैलाइड प्रोडक्ट मिलेगा। ये रिएक्शन इतनी फास्ट होगी कि यहाँ पर मुझे ज़रूरत ही नहीं है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की। ये ग्रुप प्रोसेस नहीं है। ग्रुप प्रोसेस नहीं है का मतलब ये सुपीरियर रिएक्शन है, इसको एक अलग आइडेंटिटी है, तो ग्रुप प्रोसेस के अंतर्गत ये शामिल नहीं की जाती। क्लियर है?
इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है कौन, कार्बोकैटायन। और जब कार्बोकैटायन आता है तो आपको फिर सावधान रहना पड़ता है कि अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन मुझे मिलना चाहिए। अगर मोस्ट स्टेबल मिला तो फिर आंसर सही, नहीं तो गलत। जैसे कि मान लो कि मैं बोलूं कि आपके पास नियोपेंटिल अल्कोहल है और नियोपेंटिल अल्कोहल में आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड की रिएक्शन कराओ और आंसर बताओ। तो जिसको नॉलेज नहीं है और बस वो जल्दी जल्दी रिएक्शन करा रहा है छोटी छोटी, यहाँ आके फंस गया, बोलेगा ये H2O निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और डिहाइड्रेशन के बाद वो क्लोरीन जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा और नियोपेंटिल अल्कोहल से नियोपेंटिल क्लोराइड मिल जाएगा। तो यहाँ पे फंस गया, गलत हो गया। तो जो पढ़ा लिखा स्टूडेंट है वो बोलेगा HCl H प्लस Cl माइनस, मैकेनिज्म पूरी होगी, ये CH3OH, ये H प्लस इस पर अटैक कर देगा तो ये हो जाएगा CH3O, ये H और इस पे H प्लस ने अटैक किया है तो ये H प्लस से जुड़ जाएगा, ये प्लस ये अनस्टेबल स्पीसीज होगी, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा और एक कार्बन घट गया, CH2 यहाँ है, बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपको मिलेगा क्या, बोलेंगे CH2 कार्बोकैटायन और इससे निकल जाएगा H2O। क्यों कार्बोकैटायन मिला, क्योंकि ये पूरा का पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो गया H2O मॉलिक्यूल के साथ। क्लियर। तो अब ये कार्बोकैटायन हो गया। अब जो बच्चा मैकेनिज्म ज्ञान रखता है बोलेगा ये कौन सा कार्बोकैटायन है, बोले 1 डिग्री। क्या 1 डिग्री मोस्ट स्टेबल है, बोले हाँ 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल होता है। तो 1 से 2 या 2 से 3 में जाना है, ये तो अनस्टेबल है, तो क्या इसमें 3 डिग्री बन सकता है, बोले यार ये तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन ये 4 डिग्री वाले को हम 3 डिग्री में कन्वर्ट करके स्टेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मैथिल ग्रुप को उठाऊंगा और यहाँ लेके जाऊंगा, तो इसको मैं बोलूँगा ये हो गया 1,2 मैथिल शिफ्टिंग। और 1,2 मैथिल शिफ्टिंग होने के बाद ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये CH3 और कार्बोकैटायन अब यहाँ आ गया 3 डिग्री कार्बन पे। अब क्लोरीन बोलेगा मजा आ गया, 3 डिग्री वाला तो मिल गया, अब वो जाके अटैच हो जाएगा और फिर ये Cl, ये CH3, ये CH2 और ये CH3, 1 2 3 4 यानी 2 क्लोरो 2 मेथाइल ब्यूटेन इज आंसर। क्लियर। तो ये है इसकी प्रिपरेशन मेथड। थोड़ा डीप में आप ध्यान लगाइए, ध्यान लगाने पे बहुत सरल हो जाएगा। इसमें आगे की वीडियोस में हम अब आगे पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे होता है, एरोमेटिक हैलाइड का प्रिपरेशन करने के बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, देन आफ्टर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं एंड मैनी मोर। तो आज इसके लिए इतना ही, नेक्स्ट में और इससे बेटर कोई नई चीज़ और इन्हीं टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एज यू लाइक, जो भी करिए पढ़ाई जरूर करिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।